नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका मैं राजेश अग्रवाल फिर से एक बार स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 12 में मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन चल रहा था नियोजन के अंग एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के साथ मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने। और लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नया लेक्चर आप तक अपडेटेड तरीके से पहुंच सके, सबसे पहले पहुंच सके। बात करते हैं नियोजन के निम्नलिखित 9 अंग हैं। अंगों को ही उपकरण, नियोजन के उपकरण या नियोजन के तत्व कहा गया है। नियोजन के अंगों में प्रमाप, बजट, रचनाएं, विधियां, कार्यविधियां, कार्यक्रम, नीतियां, उद्देश्य और नियम। मोटे तौर पे इन शब्दों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, एक दूसरे से मिक्स ढंग में यूज करते हैं, तो इनका बेसिक डिफरेंस अपने को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अंग की बात करते हैं जिसका मतलब है नीतियां। नीतियां और नीतियों को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिसीज। संस्था या कंपनी की ऐसी सामान्य सहमतियां जो अलिखित हो सकती हैं या लिखित हो सकती हैं, जो कंपनी उपक्रम के लक्ष्य प्राप्ति में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ठीक है, तो कंपनी की ऐसी सामान्य सहमति जो होती हैं, जो कंपनी या उपक्रम के लक्ष्य प्राप्ति में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, नीतियां कहलाती हैं। नीतियों से तात्पर्य है सामान्य समझ से है, जो निर्णय लेने में मददगार होती हैं। उदाहरण, हमारी कंपनी की बोलते हैं ना, हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हमारी कंपनी की नीति है कि हम लोकल सप्लायर से ही माल खरीदते हैं, है ना। हमारी कंपनी की नीति है कि हम अगर 30 तारीख को छुट्टी हो तो 29 तारीख को ही सैलरी डाल देते हैं। या कंपनी की सामान्य सहमतियां होती हैं जो लिखित या अलिखित रूप में हो सकती हैं। उदाहरण, कंपनी की विक्रय नीति, सेल्स पॉलिसी क्या है, कंपनी की उत्पादन नीति क्या है ना, प्रोडक्शन पॉलिसी क्या है, आधारभूत नीति, फंडामेंटल पॉलिसी, जनरल पॉलिसी, कंपनी की सामान्य नीतियां क्या है, कंपनी की पर्सनल पॉलिसी क्या है, कार्मिक नीति क्या है कि कोई कर्मचारी यदि 60 दिन तक बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसे जॉब से उसका जॉब खत्म माना जाता है। तो ये पर्सनल पॉलिसी या कार्मिक नीतियां हो सकती हैं। तो ये पहला अंग। इसमें थोड़ा सा और एक नोट जो डाल रखा है, इसमें 2 प्रकार की विशेष नीतियां हैं। याचना युक्त नीति जिसको बोलते हैं अपील्ड पॉलिसी। अपवादजनक मामलों में, जहां पहले मामले ना आए हों, अपवादजनक मामलों में क्या नीति अपनाई जाए इसके लिए कर्मचारी अपने प्रबंधक से पूछते हैं। इसको बोलते हैं याचना करना, याचना युक्त नीति। और आरोपित नीति या इम्पोज्ड, जो दबाव समूह हैं, श्रमिक संघ हैं, सरकारी इकाइयां हैं, इनके कारण कंपनियों को कुछ नीतियां बनानी पड़ती हैं दबाव के कारण, तो उनको बोलते हैं आरोपित नीतियां या इम्पोज्ड पॉलिसी। जैसे कंपनी द्वारा बनाया जाएगा कि वो अपने श्रमिकों से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते और हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी उनको अपने श्रमिकों को देनी पड़ेगी। तो ये श्रमिक संघों द्वारा जो के दबाव में बनाई गई नीति है, तो ये कहलाएगी आरोपित नीति। एग्जाम में आ सकते हैं ये दोनों। दूसरा अंग जो है वो है कार्यक्रम। कार्यक्रम और कार्यक्रम के लिए इंग्लिश वर्ड है प्रोग्राम। किए जाने वाले कार्य की संक्षिप्त सूची जो क्रमिक कार्यों के अनुसार बनाई जाती है। कार्यक्रम का मतलब है क्रमिक कार्यों के अनुसार बनाई गई सूची। कार्यक्रम जो होता है वो नीतियों, बजट, नियमों, कार्यविधियों का मिलाजुला रूप होता है। कार्यक्रम में क्या क्या शामिल है? नीतियां, बजट, नियम और कार्यविधियां। यदि किसी कार्यक्रम को एक ही बार प्रयोग किया जाए तो उसे सिंगल यूज प्लान या एकल प्रयोग कार्यक्रम कहते हैं। कार्यक्रम के लिए संसाधन सूची, मास्टर प्लान, कौन, कब, क्या, कैसे, कितना और कार्यक्रम टीम का निर्धारण कर लेना चाहिए। कार्यक्रम के लिए बजट भी होता है, किसी भी कार्यक्रम के लिए अलॉटेड बजट होता है, तो यह कहलाता है कार्यक्रम। ठीक है। तीसरा अंग है कार्यविधियां, या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर में है किसी कार्य के प्रत्येक हिस्से को करने का एक निश्चित क्रम होता है जिसकी सीमाएं कौन बना देता है? नीतियां। मतलब जो नीतियों से बंधा होता है वो कार्यविधियां कहलाती है किसी भी कंपनी की। रोजमर्रा के कार्यों में एक बार जो कार्यविधि विकसित कर दी जाए वह जारी रहना चाहिए। मतलब वर्किंग स्टाइल जो होता है, कंपनी का काम करने का प्रोसीजर जो है वो हमेशा चलता रहता है। कार्यक्रम जबकि किसी एक के लिए एक बार यूज हो सकता है, सिंगल यूज प्लान भी हो सकता है, और वो कार्यक्रम एक से ज्यादा जगह भी उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन कार्यविधियां क्या है? रोजमर्रा के कार्यों में एक बार जो कार्यविधि विकसित कर दी जाए वह जारी रहना चाहिए। उदाहरण के लिए कर्मचारी के चयन की कार्यविधि किसी भी कंपनी में क्या हो सकती है कि पहले वो रिक्रूटमेंट निकालेंगे। पेपर में आप देखते हैं निकलता है आवश्यकता है ना, आवश्यकता है तो उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट करना। फिर आवश्यकता है के बाद उसमें जो फोन नंबर या ईमेल आईडी दिया होता है उसमें आवेदन की प्राप्ति होती है। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर उसके बाद उसमें से जो सिलेक्ट होते हैं मुख्य परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार इंटरव्यू होता है, फिर शारीरिक फिजिकल टेस्ट होता है और अंतिम चयन सूची जारी होती है और फिर नियुक्ति या पदस्थापना होती है। तो किसी भी कंपनी की एक कार्यविधि हो सकती है रिक्रूटमेंट की या कर्मचारी चयन की कार्यविधि हो सकती है। चौथा अंग है नियम।
चौथा अंग है नियम। नियम का मतलब होता है रूल्स। व्यक्तियों के कार्य व्यवहार के दायरे को जो बांधते हैं नियम कहलाते हैं। व्यक्ति का कार्य करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका जो बांधते हैं वो कहलाते हैं नियम। संगठन के विभिन्न स्तरों में निश्चित नियमों के तहत कार्य होगा तो कर्मचारी मनमर्जी से व्यवहार नहीं करेंगे, है ना, मन के मालिक नहीं होंगे कर्मचारी यदि कंपनी में निश्चित नियम होंगे। उदाहरण, किसी ग्राहक को ने कोई माल लिया आपसे और उसको सेवा देनी है, तो सेवा संबंधी यदि उसकी शिकायत आती है तो सूचना प्राप्त होने के 3 दिन के भीतर सॉल्व किया जाना चाहिए। तो ये कंपनी का नियम है। यदि 3 दिन में सॉल्व नहीं किया जाता तो संबंधित जिम्मेदार कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उदाहरण, कंपनी परिसर में नो स्मोकिंग का नियम है, तो ये नियम है, मतलब स्मोकिंग करते हुए पाए जाएंगे तो दंड या जुर्माना मिलेगा, देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो नियम जो है वो कंपनी की कार्यविधि का भाग हो भी सकता है और कार्यविधि का भाग नहीं भी हो सकता। जैसे नो स्मोकिंग है तो कंपनी की कार्यविधि का भाग नहीं है ये, जबकि शिकायत संबंधी सूचना प्राप्त करने के 3 दिन के भीतर सॉल्व किया जाना चाहिए, कंपनी की कार्यविधि का भाग है। इसको अच्छे से डिफरेंस समझ लेंगे। 5वां अंग है प्रमाप। प्रमाप से मतलब है स्टैंडर्ड्स, है ना, नियोजन या उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य के जिस स्तर तक हमको पहुंचना है उसे प्रमाप कहते हैं, स्टैंडर्ड सेट करना कहते हैं। इसी प्रमाप तथा वास्तविक हुए कार्य के बीच का अंतर पार्टनर नियंत्रण कहलाता है। जो आपने प्रमाप सेट करी थी और जो वास्तविक आपने कार्य किया है, इसके बीच में जो अंतर आया है, उस अंतर को पाटने के लिए आप अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट देंगे, किस तरीके से उनके परफॉर्मेंस को सुधारेंगे, यही चीज क्या कहलाती है, नियंत्रण, जो कि मैनेजमेंट का 5वां फंक्शन है। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। 6वां जो अंग है नियोजन का वो है विधियां या मेथड्स, इसी को बोलते हैं तरीका। विधि किसी कार्य को पूर्ण करने की बड़ी व्याख्या है, ये ध्यान रखेंगे, कीवर्ड है बृहत व्याख्या या बड़ी व्याख्या है। तो विधि किसी कार्य को पूर्ण करने की बड़ी व्याख्या है, जबकि कार्यविधि विभिन्न चरणों या विभागों के बीच का समन्वय या क्रम बताती है। तो विधि और कार्यविधि में डिफरेंस आप कर पा रहे हैं। विधि मतलब किसी कार्य को पूर्ण करने की वृहत या बड़ी व्याख्या है, जबकि कार्यविधि क्या है, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और क्रम कैसा रहेगा उसको बताती है कार्यविधि। नेक्स्ट अंग है नंबर 7, जिसको बोलते हैं रचनाएं या व्यूह रचनाएं, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटजीज। विरोधी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आगे बढ़ने के लिए, उनको परास्त करने के लिए जो आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, है ना, जो बड़े बड़े निर्णय होते हैं, वो कहलाते हैं रचनाएं या व्यूह रचनाएं। 8वां अंग है बजट। बजट किसी परियोजना या लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु आंकिक योजना, जो न्यूमरल्स होते हैं, पैसे से संबंधित आंकिक योजना होती है, वो बजट कहलाती है। आय व्यय का बजट हो सकता है। किसी भी कंपनी द्वारा यदि मार्केटिंग की जा रही, मार्केटिंग आप समझते हैं लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जागरूक करना, सेल्स करना नहीं, सिर्फ जागरूक करना, यह मार्केटिंग बजट कहलाता है। तो यह भी फिक्स होता है ना। शादी का बजट भी फिक्स कर दिया जाता है। इनफैक्ट शादी की जब बात करी जाती है उसी समय बजट फिक्स कर देते हैं। बजट नियोजन तथा नियंत्रण दोनों करता है। बजट पूर्ण निर्धारित ना हो तो नियंत्रण कठिन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, शादी के बजट में यदि आपने बजट नहीं बनाया है कि 10 लाख तक ही मैक्सिमम खर्चा करना है, तो निश्चित तौर पे 15 लाख खर्च हो जाएंगे शादी में। तो आपको बजट पहले से पूर्व निर्धारित करना पड़ेगा। बजट जो है वो पूर्व निर्धारित होना चाहिए, तभी आप बजट का नियंत्रण कर पाएंगे, अन्यथा आप उसका नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो बजट जो है वो पूर्व निर्धारित होना चाहिए। और अंतिम अंग जो है नियोजन का 9वां, वो है उद्देश्य या लक्ष्य। उद्देश्य अंतिम श्रेणी है व्यवहारिक उपक्रम की, मतलब किसी भी संस्था का व्यवहारिक अंतिम श्रेणी क्या है, उद्देश्य। और पीटर ड्रकर मैंने बताया था, जो मैनेजमेंट गुरु हैं, उनके अनुसार संस्थान का लक्ष्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, सिर्फ पैसा बनाना नहीं होना चाहिए, अपितु बाजार में सुदृढ़ स्थिति, लंबे समय तक कंपनी को जीवित रखना, सुदृढ़ स्थिति, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए आप जाने चाहिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। अगले लेक्चर में हम प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट में डिफरेंस देखेंगे। लाभदायकता मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, है ना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ा चुका हूं आपको। सुदृढ़ प्रबंधकीय क्षमता, यदि आपकी कंपनी के प्रबंधक हैं तो निश्चित तौर पर वो बड़े अच्छे प्रबंधक माने जाने चाहिए। सुदृढ़ प्रबंधकीय क्षमता आदि भी कंपनी के लक्ष्य हो सकते हैं। साथ ही कंपनी के स्टेक होल्डर्स, जो कंपनी से जिनका हित अहित जुड़ा है, स्टेक होल्डर्स, उनको भी लाभांश देना है, डिविडेंड देना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो नियोजन के 9 अंग पूरे होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के अंतर से बात शुरू करेंगे और इन विभिन्न अंगों के बीच में भेद से
शुरू करेंगे नियोजन का पार्ट 4, जो कि अंतिम लेक्चर होगा नियोजन का। उसके बाद फिर अपन बात करेंगे मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग या संगठन। ठीक है, लेक्चर आपको कैसा लगा फीडबैक दीजिए, है ना, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और सुधार की जहां गुंजाइश हो वहां पे कमेंट जरूर करें, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और इसी के साथ आज का ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।